गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि मैथ में अपने कौन कौन सी संख्याएं सबसे ज्यादा उपयोग में आती है। सबसे पहले हमारी संख्या है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्या होती है जिनके अंक पूर्ण होते हैं। देखो, अंक पूर्ण का मतलब क्या है? यानी कि ऐसे अंक जो भिन्न और दशमलव में नहीं हो। भिन्न और दशमलव के अलावा बाकी सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। अगर आपसे कहा जाए ठीक मध्य की पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो ठीक मध्य की पूर्णांक संख्या शून्य होती है। जीरो के दाईं ओर अगर चलते हैं, राइट साइड में चलते हैं, तो आपकी संख्या पॉजिटिव होती है। जीरो के लेफ्ट में चलते हैं तो आपकी संख्या क्या होती है? नेगेटिव होती है। जैसे आपसे कहा जाए रूट 16 पूर्णांक संख्या है या नहीं है। देखो, 16 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है? 4। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो आगे हम क्या लगाते हैं? प्लस या माइनस। यानी कि +4 का आप स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आता है, -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आता है? आपका 16 आता है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? +-4। अच्छा, +4 या -4 दोनों संख्या किसमें है? पूर्णांक में है, इसलिए संख्या क्या होगी? आपकी पूर्णांक होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं भिन्न, जैसे 5/2 ये पूर्णांक संख्या नहीं है। दशमलव ये पूर्णांक संख्या नहीं है। भिन्न और दशमलव के अलावा बाकी सभी संख्याएं जो प्लस या माइनस में होती है वो सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, या जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, क्योंकि जिनका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है वो उनका वर्गमूल दशमलव में आता है, और जिनका वर्गमूल दशमलव में आता है वो संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जैसे आपसे कहा जाए √5, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है या इसका वर्गमूल दशमलव में आता है तो ये संख्या पूर्णांक नहीं होगी। तो भिन्न और दशमलव के अलावा बाकी सभी संख्या आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक मध्य की पूर्णांक संख्या आपकी शून्य होती है। जीरो के दाईं ओर चलने पर संख्या प्लस होती है और बाईं ओर चलने पर आपकी संख्या माइनस होती है। ठीक है, अगली अपनी संख्या है पूर्ण संख्या। देखो, पूर्णांक संख्याओं में से आप माइनस वाली संख्या हटा दोगे। पूर्णांक में से अगर हम माइनस वाली संख्या हटा दें तो आपकी बाकी सभी संख्याएं जो है वो क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाने वाली सभी संख्याएं जिनके अंक पूर्ण होते हैं, पूरे होते हैं, उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी कि अगर आप पूर्णांक में से माइनस वाली संख्या हटा देंगे तो जीरो से लेके बाकी सभी संख्याएं जो प्लस अनंत तक जाती है वो आपकी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाती है। और एक इससे मिलती जुलती है, वो है आपकी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। अगर आप पूर्णांक संख्याओं में से शून्य हटा देंगे तो आपकी जो संख्या एक से स्टार्ट हो रही है वो सभी संख्या क्या हो जाएगी? आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अगर माइनस अनंत से लेकर हम चलते हैं प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से लेकर अगर आप प्लस अनंत तक जाते हैं, ये सभी संख्या की आपकी पूर्णांक। माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्या आपकी कहलाती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इनमें से अगर आप माइनस वाली संख्या हटा देंगे तो संख्या आपकी स्टार्ट होगी जीरो से। ये होगी आपकी पूर्ण संख्या, होल नंबर। और इनमें से आप जीरो भी हटा देंगे तो आपकी संख्या वन से स्टार्ट होगी और ये हो गया आपकी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं इंटीजर होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अगर आप पूर्णांक में से माइनस वाली संख्या हटा देंगे तो आपकी संख्या शून्य से स्टार्ट होगी, प्लस में अनंत तक जाती है, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और आप पूर्ण संख्याओं में से जीरो भी हटा देंगे तो आपकी संख्या एक से स्टार्ट होगी, इन्हें बोलते हैं प्राकृत संख्या। इंटीजर नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और तीनों में क्या कंडीशन है? तीनों में सभी अंक पूर्ण हो, यानी कि इन तीनों संख्याओं में कोई भी जो अंक है आपका भिन्न या दशमलव में नहीं हो। तो भिन्न और दशमलव के अलावा बाकी सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक, पूर्ण या प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? +1 होती है।
ठीक मध्य की पूर्णांक संख्या क्या होती है आपकी? 0 होती है। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली संख्या है सम संख्या। सम संख्या आप जानते होंगे, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो, उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो, इन सभी संख्याओं को बोलते हैं हम सम संख्या। अगर क्वेश्चन ये आता है कि शून्य क्या है, देखो अगर केवल एक आ जाए कि शून्य क्या है, अकेला शून्य न सम होता है न विषम होता है, ये होता है उदासीन, न्यूट्रल। अगर कहा जाए शून्य क्या है, अकेला शून्य न तो सम होता है न विषम होता है, ये होता है उदासीन। लेकिन किसी भी संख्या के अंत में शून्य लग जाए, अगर किसी भी संख्या के अंत में शून्य लग जाए, तो वो संख्या क्या हो जाती है आपकी? सम हो जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। शून्य न सम है न विषम है, ये उदासीन होता है। लेकिन किसी भी संख्या के अगर अंत में शून्य लग जाता है, तो आपकी संख्या सम हो जाती है। ठीक है? इसी प्रकार से एक होती है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें इकाई अंक विषम हो, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 हो। कोई भी संख्या अगर उसमें इकाई अंक 1 है, 7 है, 9 है, तो वो सभी संख्या आपकी ओड नंबर होगी। और जिनमें इकाई अंक 2, 4, 6, 0, 8 हो, वो आपकी इवन नंबर होगी। अकेला शून्य न तो सम होता है न विषम होता है, इसे उदासीन कहा जाता है। ठीक है? अगली जो अपनी संख्या है, वो है रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, रूढ़ संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। इसमें ना तो एक का और स्वयं का, केवल 2 ही संख्या का भाग जाता है, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 5 है, 5 या तो 5 से डिवाइड होती है या 1 से होती है, और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, उन संख्या को बोलते हैं हम रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। ठीक है ना? एक को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते, क्योंकि एक का सभी संख्याओं में भाग जाता है, या सभी संख्याओं में एक का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर कहा जाए, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी? 2 होती है। अभाज्य संख्याओं में आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? पहला क्वेश्चन, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। 1 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या होती है? अगर हम 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखते हैं, तो आपकी कुल अभाज्य संख्या 25 होती है। 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्या होती है? देखिए आपके सामने 1 से 50 की अभाज्य संख्या लिखी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ठीक है? तो अगर कहा जाए कि 1 से 50 में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 50 में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। और कहा जाए कि 51 से 100 में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 51 से 100 में आपकी 10 अभाज्य संख्या होती है। 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 1 से 100 में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से 100 में कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 में 15 होती है, और 51 से 100 में 10 होती है। और 1 से 100 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 1 से 100 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है आपकी 97। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर आप इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, तो 2 के अलावा बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ठीक है ना? यानी कि जो 2 है, वो एकमात्र सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी सभी अभाज्य संख्या आपकी विषम होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो कौन सी? आपकी 2 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूढ़ संख्या में अपने स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूढ़ संख्या के बाद अगली संख्या जो है हमारी, वो है सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। देखो, सहभाज्य संख्या हमेशा पेयर्स में होती है, जोड़े में होती है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, या ऐसे 2 नंबर
जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो। जैसे देखो 2 और 8 है, इन दोनों संख्याओं को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, 9 27 है। इन दोनों संख्याओं को 3 या 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है, 3 और 8 है। इन दोनों संख्याओं को किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी दो संख्याएं जो किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो या जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, उन्हें बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर। तो आपके 3 8 क्या है, आपके कोप्राइम नंबर है। ठीक है। एक और इंपोर्टेंट संख्या परिमेय संख्या, यहां से भी बहुत सारे अपने क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद भी रखना है। परिमेय संख्या जिन्हें हम भिन्न संख्या भी कहते हैं। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आपके p और q अंश और हर दोनों क्या हो, आपके पूर्णांक हो। यानी कि अगर आपके अंश या हर दोनों संख्या पूर्णांक है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि अंश या हर में से कोई भी एक संख्या पूर्णांक नहीं है तो उसे परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। जैसे 1/√4। देखो एक तो पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या क्या बताई थी हमने, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं जिनके अंक पूर्ण होते हैं उन्हें बोलते हैं पूर्णांक संख्या। आपसे कहा जाए 1/√4 परिमेय है या अपरिमेय, तो एक तो पूर्णांक है और देखो 4 का वर्गमूल कितना आ गया आपके 2, क्योंकि अंश यानी कि p और हर यानी q, p और q अंश और हर दोनों पूर्णांक है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, आपकी परिमेय होगी। ठीक है, रेशनल नंबर होगी। लेकिन आपको ऐसे दे √5/7, देखो 7 तो पूर्णांक है लेकिन √5 पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 2.236, यानी कि पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है। तो यहां पर √5 यानी कि जो अंश है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संख्या परिमेय नहीं होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर अंश और हर दोनों पूर्णांक है तो आपकी संख्या परिमेय होगी। अगर अंश या हर दोनों में से कोई भी एक संख्या पूर्णांक नहीं है तो आपकी संख्या परिमेय भी नहीं होगी। ठीक है। आपसे कहा जाए √16/√49, √16/√49 परिमेय या अपरिमेय। देखो 16 का वर्गमूल होता है 4, 49 का होता है 7। क्योंकि दोनों संख्याओं का स्क्वायर रूट निकलता है, वर्गमूल निकलता है, और दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकालने के बाद में दोनों संख्या आपके इंटीजर है, पूर्णांक है, इसलिए आपकी ये संख्या रेशनल नंबर यानी कि परिमेय भी होगी। ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है वो सभी संख्या परिमेय होती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सभी संख्या परिमेय नहीं होती है, उन्हें बोलते हैं फिर हम अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अगली है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की जस्ट अपोजिट होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें अंश या हर में से कोई भी एक संख्या पूर्णांक नहीं हो, या अंश या हर में ऐसी संख्या आपको दी गई है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी संख्या आपकी अपरिमेय होती है। 1/√3 एक पूर्णांक है लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि √3 पूर्णांक नहीं है। अगर अंश या हर में से कोई भी एक संख्या पूर्णांक नहीं होती है तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। अंश हो या हर हो, √7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, पूर्णांक नहीं है, तो ये भी क्या होगी, आपकी अपरिमेय होगी। तो अंश या हर में से कोई भी एक संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सभी संख्या आपकी अपरिमेय होती है। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखो अगर हम दो समान अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर दें, दो समान अपरिमेय संख्याओं को गुणा कर दे तो वो परिमेय बन जाती है। कैसे? देखो √5 आपकी अपरिमेय संख्या है, √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। दो समान अपरिमेय संख्या हमने मल्टीप्लाई किया, √5 कितना हो गया, √25। अच्छा 25 का स्क्वायर रूट निकलता है,
25 का वर्गमूल निकलता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो ये क्या हो गया आपकी परिमेय हो गई। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, दो समान अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर हमेशा परिमेय संख्या मिलती है। ये हो गया समान को, लेकिन असमान को गुणा करें, अगर आप दो असमान अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उनका जो गुणनफल है वो स्क्वायर रूट संख्या है या नहीं है, यानी कि उसका वर्गमूल निकलता है तो परिमेय होगी, नहीं निकलता तो फिर वो आपकी अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लो दो संख्या आपको दे रखी है, अलग अलग संख्या हम लेते हैं, ठीक है ना, और हमें पता करना है कि दो अलग अलग संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे अपरिमेय को, तो उनका गुणनफल परिमेय होता है या अपरिमेय होता है। जैसे हम ले लेते हैं, देखो 12 और 3 ले लिया हमने। 12 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा किया, कितना आ गया 36, और 36 का तो वर्गमूल निकलता है, तो ये क्या हो गया आपकी परिमेय हो गई। ठीक है ना। तो दो असमान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन दो समान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होगा। इसको हम लिख भी लेते हैं, तो आप ये लिख ले नोट डाल के, काफी ज्यादा काम में आएगा। दो समान अपरिमेय, दो समान अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका जो गुणनफल है हमेशा परिमेय होगा। ठीक है ना। जैसे √7 इंटू √7, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 49, इसका अंडर रूट कितना हो गया 7, तो ये क्या हो गया आपकी परिमेय हो गई। तो अगर दो समान अपरिमेय संख्या है, इनका गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन दो असमान अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय दोनों होता है। यहां पर डिपेंड करेगा संख्याओं का गुणनफल का मान क्या आता है। जैसे देखो 5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 7 का भी नहीं निकलता, ये दोनों क्या अपरिमेय संख्या है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना गया 35, 35 का वर्गमूल भी नहीं निकलता है, तो क्या होगा आपका अपरिमेय। तो ये क्या हो गया आपका अपरिमेय हो गया। ठीक है ना। लेकिन हमने लिया √8 √2, देखो 8 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 2 का भी नहीं निकलता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने में कितना है 16, और 16 का वर्गमूल तो निकलता है, तो ये क्या हो गया आपकी परिमेय हो गई। ठीक है ना। तो दो असमान अपरिमेय संख्या गुणनफल परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है। अगली जो अपनी संख्या है वो है आपकी रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या है। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, हमने पढ़ा भी परिमेय संख्या। अगर p और q किसी भी संख्या में अंश और हर पूर्णांक है तो संख्या आपकी परिमेय कहलाती है। अंश या हर में से कोई भी एक संख्या पूर्णांक नहीं है तो वो क्या कहलाती है आपकी अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दिया जाए तो आपकी संख्या क्या बन जाती है? वास्तविक। यानी कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। 1.5, तो 1.5 क्या है? देखो 1.5 में अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15/10। यहां पर क्या है? 15 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, तो आपकी संख्या क्या होगी? परिमेय। ठीक है ना। उसके बाद एक एग्जांपल आपको देखा √5, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय
या अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए या दोनों संख्याओं को एक साथ कहा जाए तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। परिमेय या अपरिमेय दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है ना? वास्तविक संख्या के एक जस्ट अपोजिट होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखो, ऐसी अपरिमेय संख्या जो ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम। देखो, काल्पनिक संख्या यानी कि ऐसी संख्या आपको दी गई है जो वर्गमूल में है, अपरिमेय तो है, लेकिन अपरिमेय होने के साथ साथ में माइनस में है, या परिमेय तो है लेकिन परिमेय होने के साथ में माइनस में है। तो हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक वर्गमूल संख्या यानी कि वर्गमूल में आने वाली कोई भी संख्या, वर्गमूल में आने वाली कोई भी संख्या वो चाहे परिमेय हो या अपरिमेय, अगर माइनस में है, अगर वर्गमूल में कोई भी संख्या आपको दे रखी है माइनस के चिन्ह के साथ में, अगर आपको दे रखी है तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, चाहे उसका वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है ना? यानी कि वर्गमूल में आने वाली सभी संख्याओं को इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहा जाता है। और यहां पे आपको ध्यान रखना है कि वर्गमूल में -1 को हम आयोटा से भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम आयोटा। जैसे √-4 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, देखो, -1 इंटू 4। ठीक है ना? 4 का स्क्वायर रूट 2 और -1 का कितना हो गया? आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 आयोटा हो जाएगा। देखो, जैसे आपसे कहा जाए √-5, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √5। √-1 का मतलब क्या हो गया? आयोटा। और इसका मतलब क्या? √5। तो इसको हम लिख देंगे √5 आयोटा। यानी कि वर्गमूल में आने वाली सभी नेगेटिव संख्या, इन्हें बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। अगर इनको हमें सोल्व करके लिखना है तो हम इन्हें आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आपको लिखना है √-16, इसको आयोटा में लिखना है तो इसे क्या लिख सकते हैं? √-1 इंटू √16। ठीक है? √-1 तो क्या हो गया आपका? आयोटा। 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 आयोटा। तो इस तरह हम काल्पनिक संख्याओं को आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और वर्गमूल में आने वाली सभी माइनस वाली संख्या, नेगेटिव संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं के साथ में आयोटा लिखा होता है वो संख्या भी आपकी काल्पनिक होती है। जैसे आपसे कहा जाए 2 आयोटा, तो ये क्या होगी? आपकी काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है? एक और इंपोर्टेंट संख्या हमारी डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। देखो, दशमलव में आने वाली सभी संख्याओं को हम दशमलव संख्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है ना? 2.3, 1.2, 1.29, 2.239। दशमलव में आने वाली सभी संख्याओं को दशमलव संख्या कहते हैं। दशमलव संख्या आपकी दो तरह की होती है, एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, दशमलव के बाद अगर मान लो संख्या किसी स्थान पर जाकर रुक गई, दशमलव के बाद एक स्थान पर रुक गई, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव, या ये आपकी शांत दशमलव हो गई। अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या 1, 2 या 3 स्थान पे जाके रुक जाती है, यानी कि आगे नहीं बढ़ती है, आगे भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को शांत दशमलव संख्या कहते हैं। यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, दशमलव के बाद आने वाले अंकों को गिन सके, तो उन्हें हम शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन दशमलव के बाद अगर आने वाले अंक अनंत तक जाते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे देखो, 1.3333 आते जा रहा है। जैसे आप 10 में 3 का भाग देंगे तो 3.333333, ये रुकेगा ही नहीं। अगर दशमलव के बाद आने वाले जो अंक है वो अनंत तक जाते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, उनकी संख्या अनिश्चित होती है, तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव क्या होते हैं? अगर दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित हो तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव। अगर दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या अनिश्चित हो तो उसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव। ठीक है ना? तो देखो जैसे शांत दशमलव ऐसी संख्या है जिनमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों की संख्या निश्चित हो, यानी कि दशमलव के बाद अगर हम आने वाले अंकों को गिन सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम शांत दशमलव बोलते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है? अगर दशमलव के बाद आने वाली संख्या को नहीं गिना जा सके उसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव। मान लो अगर आपको इस तरह दे रखा है 3.1456 इस तरह से, अगर दशमलव के बाद आने वाले अंकों को नहीं गिना जा सके या दशमलव के बाद अंक जो है अनंत तक रिपीट होते हैं उसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव। ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है? अशांत दशमलव भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अनावर्ती, एक होते आवर्ती। वो हम देखते हैं। देखो अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं? अगर दशमलव के बाद आपके जो अंक है अनंत तक तो आ रहे हैं लेकिन आने वाले जो अंक है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है ना? जैसे अगर दशमलव के बाद आपके अंक आते हैं 4.158754912 इस तरह से, दशमलव के बाद हमारे जो अंक आ रहे हैं वो अलग अलग है तो इसे क्या बोलेंगे हम? अनावर्ती अशांत दशमलव। अगर दशमलव के बाद हमारी संख्या सेम रिपीट होती है इस तरह से हो, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, दशमलव के बाद समान अंक रिपीट होते हैं तो उसे बोलते हैं हम आवर्ती अशांत दशमलव। अगर दशमलव के बाद अलग अलग अंक रिपीट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम अनावर्ती अशांत दशमलव। ठीक है ना? और आपको ध्यान रखना है कि आवर्ती अशांत दशमलव संख्या जो होती है इनको हम बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे इसको मुझे लिखना तो मैं क्या लिख दूंगा 4.15 बार। मान लो ऐसे कोई संख्या है, देखो दशमलव के बाद समान अंक रिपीट हो रहे हैं अनंत तक, तो ये क्या हो गया आपकी आवर्ती अशांत दशमलव। इसको मुझे लिखना है बार के फॉर्म में, तो आप ध्यान से देखिए बार बार रिपीट क्या हो रहा है 698। जो संख्या बार बार रिपीट होती है उस संख्या पे हम बार का चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। जो संख्या रिपीट नहीं होगी उसको नहीं लिखेंगे, जो संख्या बार बार रिपीट होती है उस संख्या पे बार का चिन्ह लगा के लिखा जा सकता है। इसलिए इसलिए आवर्ती अशांत दशमलव को बार दशमलव संख्या भी कहते हैं। दशमलव के बाद आने वाले समान अंकों को बार के चिन्ह के साथ लिखा जा सकता है, इसलिए आवर्ती अशांत दशमलव संख्याओं को बार दशमलव संख्या भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को आप p बटे q में भी लिख सकते हैं, यानी कि आवर्ती अशांत दशमलव संख्या आपकी परिमेय होती है जबकि अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या आपकी अपरिमेय होती है। इन्हें p बटे q में नहीं लिखा जा सकता, इन्हें हम p बटे q में लिख सकते हैं, इसलिए आपकी परिमेय होती है। और आवर्ती अशांत दशमलव का दूसरा नाम बार दशमलव संख्या भी है, क्योंकि जो संख्या बार बार रिपीट होती है उस अंकों पे बार का चिन्ह लगा के हम लिख सकते हैं। ठीक है? तो आज हमने पढ़ा संख्या पद्धति के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी संख्याएं समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू।